हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और ये समाज शास्त्र की कम्पिटिटिव सीरीज है और आज इसमें हम लोग M.S.A. राव, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंकर हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर अगर हम अर्बन सोशियोलॉजी की बात करें तो इस दृष्टि से भी एक इम्पॉर्टेंट थिंकर हो जाते हैं। इसके बारे में आप लोगों के रिक्वेस्ट आए थे कि मैम प्लीज़ M.S.A. राव पे आप एक लेक्चर बना दीजिए। तो ये आज का लेक्चर जो है वो एक डिमांडिंग लेक्चर है। हालांकि ऑनलाइन बहुत ज़्यादा कंटेंट तो नहीं अवेलेबल हैं, बट मैं कुछ जो कंटेंट जो है वो विकिपीडिया से मैंने लिया है, और भी कुछ ऑनलाइन मुझे कंटेंट मिले वहाँ से मैंने लिया है। इकोनॉमिक पॉलिटिकल वीकली से मैंने कुछ कंटेंट लिया है। तो इस तरीके से जो इनके पब्लिकेशन हैं, बुक्स हैं, इनकी सोशियोलॉजी में क्या कंट्रीब्यूशन है, इन्हीं सबसे प्रश्न बनता भी है। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं आज का लेक्चर जो है कि M.S.A. राव पे। M.S.A. राव का कंप्लीट नेम माधुगिरी समोराव अनंत पद्मनाभा राव, मधुगिरी सामाराव अनंत पद्मनाभा राव है। तो ये आप लोगों को हालांकि याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट पता होना चाहिए। इनका जो जीवन काल है 1926 से 1985 तक है। यहाँ पे मैंने इंग्लिश में भी मेंशन कर दिया है और इसी को मैंने हिंदी में भी मेंशन कर दिया है, क्योंकि जो ये फील्ड्स होते हैं कि किस में इनका वर्क है, तो वो अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग हो तो क्लियर हो जाए। ओके, was a professor of sociology who had been a founder member in 1959 of the Department of Sociology at the University of Delhi, India। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में जो सोशोलॉजी का डिपार्टमेंट था, इसके फाउंडिंग मेंबर में रहे हैं ये 1959 में। He wrote and edited extensively on subjects such as द सोशल आस्पेक्ट ऑफ न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं न्यूट्रिशन पे, बोथ अर्बन एंड रूरल सोशोलॉजी। तो ये अर्बन और रूरल सोशोलॉजी दोनों से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम नगरीकरण की बात करें या अर्बन सोशोलॉजी से हम M.S.A. राव को जोड़ के देखते हैं, बल्कि रूरल सोशोलॉजी से भी इनका नाम जुड़ा हुआ है। द सोशोलॉजी ऑफ माइग्रेशन एंड सोशल डोमिनेंस। He conducted much field work as a part of his researches। हिंदी में यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं मधुगिरी समाराव अनंत पद्मनाभ राव 1926 से 1985 समाजशास्त्र के प्रोफेसर थे, जो 1959 में दिल्ली विश्वविद्यालय भारत में समाजशास्त्र विभाग के संस्थापक सदस्य थे। उन्होंने पोषण के सामाजिक पहलुओं, शहरी और ग्रामीण समाजशास्त्र, प्रवसन के समाजशास्त्र और सामाजिक प्रभुत्व, यानी कि जो डोमिनेंस है सोशल डोमिनेंस का, इस पे भी इन्होंने काफ़ी कुछ काम किया है। जैसे बड़े विषयों पर बड़े पैमाने पर लिखा और संपादित किया। उन्होंने अपने शोध के एक भाग के रूप में बहुत अधिक क्षेत्रीय कार्य किया है। तो ये तो इनकी एक ब्रीफ डिस्कशन हो गया। इनका थोड़ा हम लोग देख लेते हैं कि एकेडमिक कंडीशन क्या रही है, इन्होंने किसमें शिक्षा लिया, इनका कैरियर क्या रहा। तो दिल्ली विश्वविद्यालय में शामिल होने से पहले राव ने बॉम्बे विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। जैसा कि आप सभी को पता है कि G.S. घुरिये की ये शिष्य रहे हैं, और यहीं उन्होंने G.S. घुरिये के साथ आजीवन जुड़ाव बनाया। राव ने संयुक्त राज्य अमेरिका सिरेक्विज विश्वविद्यालय और पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में और ब्रिटेन स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज़ दोनों में अतिथि नियुक्तियां की थीं या प्राप्त की थीं। वह अकादमिक सम्मेलनों में लगातार भाग लेते थे और ऐसा करने के लिए उन्हें व्यापक रूप से यात्रा उन्होंने की थी। उनके काम को विभिन्न रूपों में मान्यता मिली, जिसमें 1979 में G.S. घुरिये पुरस्कार की प्राप्ति, 1982 में द एशियाटिक सोसाइटी का S.C. राय मेमोरियल गोल्ड मेडल और कम से कम एक गेडेनस्क्रिप्ट का प्रकाशन शामिल है। तो ये क्या होता है, इसको जो एक कहेंगे कि किस
इनके सम्मान में एक लेख ऐसा प्रकाशित करना, किसी के भी सम्मान में एक लेख यदि कोई प्रकाशित होती है तो उसे गेडेनक स्क्रिप्ट कहते हैं। तो ये जो है एक प्रकाशन भी इनके लिए शामिल है। ओके, कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें देखेंगे, उसके बाद से हम लोग फिर कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में डिस्कस भी करेंगे और साथ ही इग्नू के जो कंटेंट है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले इनकी बुक्स देख लेते हैं। यहाँ पे MSA राव का 1957 में ये इनकी पहली बुक है, सोशल चेंज इन मालाबार। इसको अभी हम लोग डिटेल में थोड़ा सा समझेंगे, लेकिन ये ही जो बुक है ये इनकी PhD की थीसिस का टॉपिक रहा। हालांकि सेम टॉपिक नहीं है, हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे कि इनकी जो PhD की थीसिस का टॉपिक रहा वो कुछ और रहा। बाद में इन्होंने उसको चेंज करके और अपना बुक जो है सोशल चेंज इन मालाबार के नाम से पब्लिश किया था। इनकी नेक्स्ट बुक आती है 1970 में, अर्बनाइजेशन एंड सोशल चेंज, अ स्टडी ऑफ अ रूरल कम्युनिटी ऑन अ मेट्रोपॉलिटन फ्रिंज। तो मेट्रोपॉलिटन फ्रिंज क्या होता है ये आप सभी को पता होगा कि जो एक ये मान लेते हैं कि शहरी एरिया है और ये जो है वो एक ग्रामीण एरिया है। इन दोनों को जो बांधने का काम करता है ये एरिया जो होता है इसी को में फ्रिंज एरिया कहते हैं। तो ये इस पे इन्होंने अध्ययन किया था कि किस प्रकार से जो नगरों में क्या हमें स्थिति दिखने, वहाँ का जो सामाजिक संरचना है, वहाँ का आर्थिक परिवेश है, सामाजिक परिवेश है, इस सारे का जो ग्रामीण जो समाज है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, या इन दोनों के बीच का जो एरिया होता है ना तो पूरी तरीके से गांव के रूप में होता है और ना ही शहरों के रूप में होता है, तो उन पे क्या प्रभाव होता है इसके बारे में इन्होंने काफ़ी डिटेल में स्टडी किया है अपनी बुक अर्बनाइजेशन एंड सोशल चेंज। तो आप लोग नाम से ही इसको याद रख सकते हैं कि किस टॉपिक में या किस बुक में कौन सा टॉपिक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अर्बनाइजेशन अर्थात किस तरीके से शहरीकरण होता है और उसके कारण किस तरीके से वहाँ पे सामाजिक परिवर्तन देखने को मिलता है, सोशल चेंज हमें देखने को मिलता है। इनकी अगली पुस्तक 1972 में आती है, ट्रेडिशन, रैशनैलिटी एंड चेंज, एस्से इन सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल चेंज। यहाँ पे आप लोग एक बात नोटिस करेंगे कि ये सोशल चेंज के बारे में काफ़ी कुछ इन्होंने अध्ययन किया है कि किस प्रकार से आखिर में परिवर्तन हो रहा है, जो समाज में परिवर्तन दिख रहा है, तो जो शहरीकरण है या नगरीकरण है उसके कारण किस प्रकार से जो परिवर्तन हमें देखने को मिलता है समाज में, इस पे इन्होंने काफ़ी डीप स्टडी अपना किया है। 1974 में इनकी बुक आती है अर्बन सोशियोलॉजी इन इंडिया, रीडर एंड सोर्स बुक, इस नाम से। 1979 में इनकी बुक आती है सोशल मूवमेंट एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, अ स्टडी ऑफ टू बैकवर्ड क्लासेस मूवमेंट इन इंडिया। तो इस बुक में जो है सोशल मूवमेंट एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, इस बुक में इन्होंने दो बैकवर्ड क्लास, ऐसा नहीं है कि एक हायर क्लास है एक लोअर क्लास है, बल्कि दो बैकवर्ड क्लास की ही इन्होंने जो मूवमेंट हुए थे उसी का स्टडी किया है। और इसमें इन्होंने देखा था कि एक जो बैकवर्ड क्लास था वो लोग काफ़ी स्थिति में, सामाजिक स्थिति में काफ़ी डाउन थे और उनकी जो धर्म के प्रति काफ़ी रुझान था और इस प्रकार से वो काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति के थे और उस तरीके से उसको लेके और फिर उनमें एक मूवमेंट देखने को मिला था। दूसरा ये इन्होंने देखा था कि बैकवर्ड क्लास ही थे लेकिन वो काफ़ी पढ़े लिखे लोग थे और उनमें किस तरीके से एक यूनियन बना के एक संघ के रूप में, जैसे कि हम आज देखेंगे कि दलित संघ दिखता है या अन्य बैकवर्ड क्लासेस के जो संघ दिखते हैं, तो इस तरीके से वो लोग यूनियन बना के और किस तरीके से मूवमेंट को अंजाम देते हैं, किस तरीके से आंदोलन करते हैं। तो इन्होंने दो बैकवर्ड क्लासेस को इन्होंने स्टडी किया था और वो बुक थी सोशल मूवमेंट एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन।
ओके। एक के रंगा राव और एम.एस.ए. राव दोनों की मिल के बुक है सिटीज़ एंड स्लम। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। स्टडी ऑफ स्क्वैटर्स सेटलमेंट इन द सिटी ऑफ विजयवाड़ा। तो यहाँ पे की टर्म आप लोगों को मिल रहा है कि इन्होंने विजयवाड़ा सिटी में जो है वो किस तरीके से सिटी जो है और वहाँ पे जो स्लम्स एरिया मिलती है हमें, उसका किस तरीके से हमें असर दिखता है, या जो भी नगरीकरण है उसके कारण जो मलिन बस्तियों का एक हमें रूप देखने को मिलता है, उसका क्या प्रभाव है, नगरीकरण का मलिन बस्तियों पे क्या प्रभाव देखने को मिलता है, इन सब का इन्होंने काफ़ी डिटेल में अध्ययन किया है और जो कि विजयवाड़ा सिटी पर आधारित है। R.S. खरे और एम.एस.ए. राव की एक बुक 1986 में आती है, फूड सोसाइटी एंड कल्चर एस्पेक्ट इन साउथ एशियन फूड सिस्टम। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने इनके इंट्रोडक्शन में देखा कि इन्होंने न्यूट्रिशन पे भी काम किया है, तो अगर ऑप्शन में एम.एस.ए. राव आते हैं तो वहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इनकी जो पहली बुक है सोशल चेंज इन मालाबार, इस पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो ये आप लोग देख सकते हैं, इनकी बुक है सोशल चेंज इन मालाबार, एम.एस.ए. राव के द्वारा लिखी गई है। और यहाँ पे उसका जो कंटेंट्स है ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो पहला इन्होंने इंट्रोडक्टरी किया है, फिर ऑक्यूपेशनल कुछ एक्टिविटीज़ के बारे में इनके 2 चैप्टर हैं, फिर फैमिली लाइफ की क्या कंडीशन है उसके बारे में है, रिलीजियस एक्टिविटी, एजुकेशनल एक्टिविटी, लेज़र टाइम एक्टिविटीज़, कम्युनिटी एक्टिविटीज़, और उसके बाद से समरी है। तो कुछ ये बुक में यही कंटेंट है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये केरला का जो अरेबियन सी साइड का जो एरिया है ये आप लोगों को उस समय में मालाबार रीजन में आता था, और इसी को हम मलयालम रीजन भी बोल सकते हैं, जो कि आप लोगों को यहाँ पे इमेज में केरला में दिख रहा है या केरला ही है। तो पहले मालाबार रीजन में ये आता था। इस बुक के बारे में अब हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, एम.एस.ए. राव के द्वारा ही, इन्हीं के प्रेफेस में, तो हम लोग देख लेंगे। इन 1950 आई वॉज अवार्डेड अ रिसर्च फेलोशिप इन सोशोलॉजी। तो इनको एक सोशोलॉजी में फेलोशिप, एक रिसर्च फेलोशिप अवार्ड किया गया था फॉर अ पीरियड ऑफ 2.5 ईयर, 2.5 साल के लिए, बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, विच इनेबल्ड मी टू अंडरटेक स्टडी ऑफ सोशल चेंज इन मालाबार एट द सजेशन ऑफ प्रोफेसर जी.एस. खुरे। तो जी.एस. खुरे के सजेशन पे इन्होंने जो मालाबार में स्टडी किया था, और जो टॉपिक था सोशल चेंज इन मालाबार, किस तरीके से मालाबार में सोशल चेंज हो रहा है। आई एम हाईली ग्रेटफुल एंड इंडेप्टेड टू हिम फॉर हिज गाइडेंस, क्रिटिसिज्म एंड इंकरेजमेंट। द रिजल्ट्स ऑफ द स्टडी फॉर्म द बेसिस फॉर अ डॉक्टरल थेसिस सबमिटेड टू द यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे। तो ये इनके डॉक्टरल थेसिस का टॉपिक था, और वो क्या था वो भी हम लोग देख लेंगे। द प्रेजेंट पब्लिकेशन इज द रिसिप्ट फॉर्म ऑफ द थेसिस। द ओरिजिनल टाइटल ऑफ द थेसिस वाज, अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, चेंजिंग पैटर्न ऑफ कल्चर इन मलयालम रीजन। ये इनके थीसिस का ओरिजिनल टाइटल था। तो अगर एग्ज़ाम में ये पूछ दिया जाए कि चेंजिंग पैटर्न ऑफ कल्चर इन मलयालम रीजन जो है वो किसकी थीसिस का टॉपिक था, तो आप लोगों को कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों को ये पता रहेगा कि सोशल चेंज इन मालाबार एम.एस.ए. राव का है, ये तो पता है। लेकिन चेंजिंग पैटर्न ऑफ कल्चर इन मलयालम रीजन ये किसकी थीसिस का टॉपिक है, तो ये ओरिजिनल टाइटल था एम.एस.ए. राव की थीसिस का। आई हैव कॉल्ड दिस बुक सोशल चेंज इन मालाबार फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी विच डज नॉट इन एनी वे कंट्राडिक्ट और अल्टर द बेसिक ट्रीटमेंट। तो उसको सिंपल करने के लिए इन्होंने सोशल चेंज इन मालाबार रख दिया था उसका नाम। ओके, आई हैव यूज सोसाइटी एंड कल्चर एज इंटरचेंजेबल टर्म्स। तो इन्होंने सोसाइटी को और कल्चर को एक दूसरे से चेंज करके और देखा था इंटरचेंजेबल टर्म की तरह इन्होंने यूज किया है। कल्चर इज ब्रॉडली डिफाइंड एज द सम टोटल ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो इन्होंने कल्चर को किस तरीके से डिफाइन किया है, इन्होंने कहा है कि कल्चर जो है वो एक संपूर्ण योग है, किसका, जो मानव जीवन है उसकी जो संपूर्ण
एक्टिविटी होती है, जो संपूर्ण क्रियाकलाप होते हैं, उसका एक संपूर्ण योग है, उसी को हम कल्चर कहते हैं। ऑल द एक्टिविटीज़ आर ग्रुप्ड अंडर 6 हेड्स। तो इन्होंने 6 भागों में इसको समझने की कोशिश की है। ये जो सारी एक्टिविटीज़ ह्यूमन की होती है वो 6 भागों में इन्होंने बांटा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज़, जो व्यावसायिक एक्टिविटीज़ होती हैं, फैमिली लाइफ, रिलीजियस एक्टिविटीज़, जो धार्मिक अंतर्क्रिया होती है या एक्टिविटीज़ होती है, एजुकेशनल एक्टिविटीज़, लेज़र टाइम एक्टिविटीज़ जो होती हैं, जो कि आराम के समय की एक्टिविटीज़ होती हैं, एंड कम्युनिटी एक्टिविटीज़। तो सामुदायिक जो एक्टिविटी होती है उसको भी इन्होंने तो 6 भागों में इन्होंने बांटा है। The changes in these spheres have been analyzed in an interrelated way। एक दूसरे से हम इसको interrelated करके जोड़ के और फिर समझने की कोशिश करते हैं। मालाबार सोसाइटी with its matrilineal form of family organization had shown little tendency to change in spite of rich historical contacts, foreign as वेल एज इंडियन। तो जो यहाँ पे मालाबार में हमें फैमिली सिस्टम देखने को मिलता है वो मैट्रिलिनियल है, अर्थात मातृसत्तात्मक हमको देखने को मिलता है। और यहाँ पे यह हिस्टोरिकल अगर हम देखें, ऐतिहासिक रूप से काफ़ी रिच है वो एरिया। तो बहुत ही ज़्यादा हम ऐसा नहीं कहेंगे कि चेंजेस देखने को मिलता है, तो बहुत ही कम चेंजेस देखने को मिला क्योंकि लोग ऐतिहासिक रूप से वहाँ पे जुड़े हुए हैं। बट ड्यूरिंग द लास्ट हाफ अ सेंचुरी आर मोर दिस सोसाइटी हैज़ बीन सब्जेक्ट टू ऑल राउंड चेंजेस। लेकिन इन्होंने कहा कि जो अभी पिछले 50 सालों में हम देखेंगे तो बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिला है। In fact, so radical and fast have been the pace of some of the changes that if the facts and process of transition were not recorded at the present stage, there would appear to be a danger of the knowledge of these being lost forever. The present work is one such attempt to record and analyze these facts। तो इन्होंने जो काम किया है इस पे इन्होंने बताया है कि ये एक बहुत ही अच्छा जो एक बोलेंगे कि डाटा कलेक्शन का काम हुआ था इसमें, और इन्होंने वहाँ का किस तरीके से जो सामाजिक संरचना है वो चेंज हो रहा था या सामाजिक परिवर्तन हो रहा था वहाँ पे, उसको इन्होंने स्टडी करने का कोशिश किया है। यहाँ से अब हम लोग इग्नू में जो कंटेंट है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो इग्नू में जो नगरीय समाजशास्त्र है उसके अंतर्गत MS राव के कुछ कंटेंट हमें मिले हैं जिसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। भारत में नगरीय समाजशास्त्र का जन्म और विकास अपेक्षाकृत धीमा था। ये जितने कथन हैं ये सारे या जितने विचार हैं ये सब MS राव के हैं। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं, इन्होंने कहा है कि भारत में जो नगरीय समाजशास्त्र का जन्म और विकास है वो काफ़ी हद तक धीमा है। पहले अगर हम देखें स्टार्टिंग में तो समाजशास्त्र में सबसे पहले रूरल सोशियोलॉजी जो ग्रामीण समाजशास्त्र था वो उभर के आता है और सबसे ज़्यादा उसी पे अध्ययन किया गया था। तो इन्होंने कहा कि जो भारत में नगरीय समाजशास्त्र है इसका जन्म और विकास काफ़ी कुछ धीमा था। इसके कारण अनेक कारकों पर निर्भर थे। तो इसके पीछे कोई एक कारण नहीं था बल्कि कई सारे कारण थे। यदि हम भारतीय धरती का ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में भौगोलिक विभेदीकरण देखते हैं, इन्होंने कहा कि यदि हम भारत को अगर हम इस तरीके से भौगोलिक दृष्टि से बांटें तो ये हम पाएंगे कि भारत की आबादी का बड़ा हिस्सा जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है। तो ये आज भी फैक्ट है, चाहे जितना ये नगरीकरण हो गया है लेकिन आज भी हम देखें तो जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो गांव में ही रहती है। उन क्षेत्रों जिन्हें नगरीय के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया में आबादी सिर्फ 30% से भी कम है। ये 2001 के सेंसस के आंकड़े के अनुसार।
क्योंकि इग्नू की बुक काफ़ी पुरानी होती है तो उसके अनुसार है। आज के हिसाब से आप लोग करंट डाटा देख सकते हैं। यह एक प्रमुख कारक था जिसने भारत में नगरीय प्रघटना के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक विधा की आवश्यकता को रोक रखा था, क्योंकि मैक्सिमम पॉपुलेशन है या जो ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या वो तो गाँव में रहती है, तो शहर का इतना ज़्यादा समस्याएं नहीं है, शहरों को इतनी ज़्यादा अध्ययन करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से एक जो नगरीय जो हमारे कुछ समस्याएं ऐसी कुछ हैं क्या, या क्या हमें नगरीय जो संरचना है उसको अध्ययन करने की ज़रूरत है, तो इसके लिए उतनी ज़्यादा ज़रूरत महसूस नहीं हो रही थी। तथापि बहुसंख्यक मानदंड नगरीय संदर्भ में लोगों के संस्थागत और संगठनात्मक व्यवहार में महत्वपूर्ण भिन्नताओं को नहीं मिटा सकता है। राव का तर्क है कि नगरीय सामाजिक संरचना और संगठन का अध्ययन भारतीय समाज की व्यापक सैद्धांतिक समस्याओं के संदर्भ में संगत है। राव के अनुसार नगरवाद और नगरीकरण के समाजशास्त्रीय अध्ययन के लिए अधिक प्रत्यक्ष स्रोत नगरीय सामाजिक जीवन की समाजशास्त्रीय रूप से प्रासंगिक पहलुओं के अध्ययनों और नगरीय आबादी के खंडों से आता है, जो अप्रवास, जाति व्यवस्था, व्यावसायिक खंडों, पारिवारिक संगठन, राजनीति और धर्म इत्यादि जैसे मुद्दों से संबंधित होता है। समाजशास्त्र विधा की विशेष शाखा के रूप में भारत में नगरीय समाजशास्त्र के जन्म और वृद्धि तथा उसकी इस स्थिति की जांच भारत में इस विधा के विकास में योगदान देने वाली नगरीय सामाजिक व्यवस्थाओं संबंधी अध्ययनों का पता लगाकर की जा सकती है। तो ऐसा मानना MSc राव का है। नगरीय क्षेत्रों के अध्ययन में कुछ दशक लग गए। ऐसा ये कहते हैं कि नगरीय क्षेत्रों के अध्ययन में कुछ समय लग गया, क्या कुछ दशक बीत गए। MSc राव के अनुसार इस उपेक्षा का कारण यह हो सकता है कि समाजशास्त्रियों के बीच यह विचार जोरों पर था कि ग्रामीण और नगरीय समाजशास्त्र के बीच भेद जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे आप लोग कट कर दीजिएगा, तो बहुत ज़्यादा भेद नहीं दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ नगरीकरण था। यहाँ पे थोड़ी सी मिस टाइपिंग है, आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो नगरीकरण है वो निजी जो यहाँ एक मिनट, नगरीकरण का जो स्तर है वो काफ़ी नीचे था। तो जो यहाँ पे नगरीकरण का स्तर दिखता है वो काफ़ी नीचे था। और एक कारण यह संकल्पना भी है कि परंपरागत नगर और गांव के बीच कोई भेद नहीं था, क्योंकि दोनों एक ही सभ्यता के तत्व थे। ये नीचे कट हो गया है, ये लिखा गया है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, तत्व थे। तो ऐसा ये मानते हैं कि जो नगरीकरण का अध्ययन जो काफ़ी देर से शुरू होता है, उसके पीछे एक कारण यह भी था कि जो यहाँ के समाजशास्त्री थे वो ऐसा मान रहे थे कि जो नगरों का विकास हुआ है वो भी इसी सभ्यता से हुआ है जिन सभ्यता से हमें गांव का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो चूँकि दोनों जब एक ही सभ्यता से निकले हैं तो बहुत ज़्यादा हमें कोई खास परिवर्तन देखने को मिलेगा नहीं, और इसलिए नगरीय जो क्षेत्र हैं उनका अध्ययन करना उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। राव का मत है कि भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया जटिल है तथा एक कारक के आधार पर भारतीय नगरों को उन श्रेणियों में बांटना जरूरत से ज़्यादा सरलीकरण है। हालांकि वह इससे सहमत है कि भारतीय नगरीकरण के इतिहास में ब्रिटिश उपनिवेशवाद जो था वो एक विभाजक बिंदु था। अर्थात उनका ऐसा मानना है कि जब से ब्रिटिश जो हैं वो भारत में जब आए तो उस समय नगरीकरण की जो प्रक्रिया थी वो अलग रूप में दिखाई देने लगी थी। ग्रामीण और नगरीय प्रवास की समस्याएं, नगरीय विकास और अन्य संबंधित क्षेत्र जैसे जनसांख्यिकी, सामीप्य, स्लम, सामाजिक समस्याएं और ग्रामीण क्षेत्रों पर नगरीकरण का प्रभाव ने अनेक समाजशास्त्रियों और मनोविज्ञानियों का ध्यान जो है आकृष्ट किया है। राव के अनुसार भारत का नगरवाद अनिवार्य रूप से 3 सभ्यताओं द्वारा संवारा गया है। यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट है, यहाँ पे इनका जो ऐतिहासिक तुलनात्मक अध्ययन है, ऐतिहासिक 1 मिनट, ऐतिहासिक
तुलनात्मक अध्ययन जो है उस आधार पे है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो उसी को दर्शाता है, क्योंकि ये इतिहास को भी समझते हुए और सामाजिक परिवर्तन को समझते हैं। तो इन्होंने कहा कि भारत का जो नगरवाद है वो अनिवार्य रूप से 3 सभ्यताओं द्वारा संवारा गया है। ऐसा नहीं हम कह सकते हैं कि सिर्फ किसी एक सभ्यता का वर्चस्व भारत पे दिखाई दिया है। प्रारंभिक काल में हिंदू, मध्यकाल में मुस्लिम और आधुनिक काल के दौरान ईसाई, इन सभ्यताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले शासकों ने भारत की नगरीय जीवन पर अपनी संस्कृति के तत्वों को थोपने का प्रयास किया है। इतना ही नहीं, भारत में नगरीय बसावट पैटर्न बहुधा पुरातन और नवीन का सन्निधान दर्शाता है। तो जो हमारी पुरानी सभ्यता हमारे भारत की दिखती है और जो नवीन चेंजेस दिख रहे हैं नए नए, उन दोनों का मिला जुला पैटर्न जो है वह हमारे भारत के नगरीय बसावट जो है उन पे दिखाई देता है। MSA राव ने अपनी पुस्तक ट्रेडिशनल अर्बनिज्म एंड अर्बनाइजेशन, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, एक इम्पॉर्टेंट बुक है, में प्रारंभिक ऐतिहासिक भारत में नगरवाद और नगरों पर विचार किया है। तो इस बुक में अगर ये पूछा जाए कि किस पर्सपेक्टिव को इन्होंने यूज़ किया है, तो इन्होंने जो हिस्टोरिकल कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव है या मेथड है उसको इन्होंने यूज़ किया है, और जिसे हम ऐतिहासिक तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य कहेंगे। तो ऐतिहासिक भारत में नगरवाद और नगरों पे विचार इन्होंने इसमें किया है। अपने निबंध में राव सभ्यता के ढांचे में पूर्व औपनिवेशिक भारत में नगरीय जीवन शैलियों और प्रक्रियाओं का विश्लेषण करते हैं। पूर्व औपनिवेशिक काल अर्थात जिस समय ब्रिटिश का शासन भारत पे नहीं था, उसके पहले का समय। वह बताते हैं कि केवल एक हिंदू सभ्यता या महान परंपरा ही नहीं, अपितु अनेक सभ्यताएं हैं जो अंतःक्रिया की परिस्थिति में विविध नगरीय संस्थाओं, श्रेणियों और छवियों के लिए जिम्मेदार हैं। इसीलिए हम लोग देखेंगे कि हमारे देश में जो अलग अलग शहर हैं वो अलग अलग क्रियाकलापों के लिए फेमस हैं। जैसे कि कुछ शहर जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया काफ़ी ज़्यादा वहाँ की फेमस है, कुछ शहर जो है वो धार्मिक रूप से, जैसे कि हम वाराणसी या इलाहाबाद की बात करें या हरिद्वार की बात करें, तो इस तरीके से वहीं पे सूरत या बेंगलोर या कुछ इस तरीके की जो सिटी होती है, तो वो हम देखेंगे कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं या बिजनेस के मामले में बहुत ज़्यादा हमें दिखती है। तो अलग अलग तरीके से जो नगरीय पैटर्न हमें देखने को मिलता है वो अलग अलग तरीके का देखने को मिलता है। वह पारिस्थितिक की विशेषताओं, धर्मों के सामाजिक संगठन, कलात्मक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी, आर्थिक और राजनीतिक कार्यकलापों और ग्रामीण और नगरीय नेटवर्क की दृष्टि से नगरवाद और नगरीकरण के विविध पैटर्नों का वर्णन करते हैं। परंपरागत भारत में नगरवाद और नगरीकरण के संदर्भ में वह तर्क देते हैं कि कस्बा और गांव संरचनात्मक निरंतरता और संगठनात्मक विभिन्नताओं के साथ सभ्यतागत प्रक्रिया के अंग थे। तो ये कुछ जो है वो 5-6 पेज के इग्नू के कंटेंट थे जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया था। अब यहाँ पे इनकी कुछ बुक्स के फ्रंट पेज कवर हैं, उसको भी हम लोग देख लेंगे। तो एक इनकी इम्पॉर्टेंट बुक है और रीडर इन अर्बन सोशियोलॉजी। तो ये एक बुक जो कि एक और थिंकर के साथ इन्होंने मिलकर और एडिट किया है, डोमिनेंस एंड स्टेट पावर इन मॉडर्न इंडिया। तो आप लोगों को मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि ये डोमिनेंस पे भी इनका अध्ययन रहा है। तो डोमिनेंस एंड स्टेट पावर इन मॉडर्न इंडिया, MSA राव के द्वारा, ये फ्रैंकसाइन आर फ्रैंकफर्ट ऐसा कुछ नाम है, ये इनके साथ में इन्होंने लिखा है। ओके, सोशल मूवमेंट एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी मैं बता ही चुकी हूँ कि जो 2 बैकवर्ड क्लासेस थे उनका इन्होंने कंपेयर करके और मूवमेंट का इन्होंने अध्ययन किया था। इनकी बुक सिटी एंड स्लम, यह आप सभी को पता है कि रंगा राव के साथ इन्होंने मिल के लिखा है। अर्बन सोशियोलॉजी इन इंडिया इनकी एडिटेड बुक है। ओके, एक बुक इनकी आती है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिसको हम लोग डिस्कस भी करेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कल्चरल चेंज। ये MSA राव की एक ऐसी बुक है जिसमें इन्होंने जो दिल्ली के आसपास की एरिया थी वहाँ पे किस तरीके से
चेंजेस आ रहे थे वहाँ पे, चूँकि दिल्ली एक आप लोगों को अच्छी खासी एक बड़ी सिटी है, और वहाँ पे जिस तरीके से चेंजेस होते हैं, हमें इकोनॉमिक रूप से देखें चाहे कल्चरल रूप से देखें, तो क्या उसका असर जो है उसके जो सटे हुए इलाके हैं उन पे कैसे पड़ता है, इस बुक में इन्होंने ये समझने की कोशिश की है। तो यहाँ पे आप लोग टाइटल से याद रख सकते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कल्चरल चेंज। तो किस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है और जिसके कारण से वहाँ का कल्चर जो होता है, संस्कृति होता है, उसमें किस तरीके से परिवर्तन देखने को मिलता है, इसके बारे में हम लोग, चूँकि यहाँ पे इन्होंने इस बुक में ये मेंशन करने की कोशिश की है कि वहाँ से कुछ 6-7 मील की दूरी पे एक यादवपुर गांव था, और वहाँ पे जो वो गांव है वहाँ पे जो अहिर जाति थी वो काफ़ी ज़्यादा प्रमुख रूप से वही जाति थी वहाँ पे, और शायद इसीलिए नाम भी वहाँ का यादवपुर रहा है। वहाँ पे वो लोग, उन लोगों की जो पुश्तैनी व्यवसाय था, जैसे कि दूध का उत्पादन करना, या ये कहें कि जो गाय भैंसे होते हैं उनका एक डेयरी के रूप में या पोल्ट्री के रूप में आगे को चलाना, तो इस तरीके के जो उनके अपने खुद के व्यवसाय थे वो उससे हट चुके थे, और जो बड़े पैमाने पे सब्जियों या फूलों का इस तरीके से कमर्शलाइज जो बिज़नेस से कहते हैं कि जो उनको मार्केट में हम दे के और पैसा ले सकते हैं अच्छा खासा, तो उसकी तरफ से उनका रुझान हो गया। और ये देखिए कि जो वहाँ के अहिर थे वो लोग खेती में अपना ज़्यादा समय बिताने लगे या उधर की तरफ उन्मुख हो गए थे। तो अभी हम लोग उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। MS राव एंड इमिनेंट एंड लॉन्ग टाइम स्टूडेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड चेंज gets tangled up in these issues in a carefully researched work on recent change in a metropolitan French village यादवपुर नियर दिल्ली। तो यहाँ पे आप लोगों को ये फैक्ट मिल रहा है, यादवपुर का भी इन्होंने अध्ययन किया है। द पॉपुलेशन ऑफ यादवपुर इज़ 1408 लोगों का पॉपुलेशन था यहाँ पे। तो कोई एक फिर भी ठीक ठाक ऐसा बोलेंगे कि गांव रहा, ऐसा नहीं बोलेंगे कि बहुत बड़ा या बहुत छोटा गांव था। विथ अ सिग्निफिकेंट वेजिटेरियन अहिर कास्ट सेगमेंट। तो यहाँ पे इन्होंने इनको वेजिटेरियन अहिर कास्ट की तरह इन्होंने कहा है। हियर वर डोमिनेंट लैंड ओनर्स। तो ये अहिर जो थे वहाँ पे एक जो बोलेंगे प्रभु जाति के रूप में, या उनके पास काफ़ी ज़मीनें थीं, तो एक डोमिनेंट लैंड ओनर की तरह थे। और जो वहाँ पे ब्राह्मण थे या फिर जो व्यापारी लोग थे, मर्चेंट लोग थे, उनके बाद तीसरे नंबर पे वो आते थे। राव प्रेजेंट्स एन एक्सटेंसिव एथनोग्राफी ऑफ यादवपुर made at point by unsophisticated rendering of caste rank and a failure to adequately distinguish polluting from non-polluting जज़मानी relations। तो किस तरीके से एक वहाँ पे जो स्ट्रक्चर ऐसा चल रहा था कि जज़मानी सिस्टम का जो होता है कि एक दूसरे पे लोग डिपेंडेंट होते हैं और उस तरीके से लोग सेवाएं लेते और देते हैं, उसी को इन्होंने डिस्क्राइब करने की कोशिश की थी। ट्रेसिंग रिसेंट चेंजेस इन ऑक्यूपेशनल डाइवर्सिफिकेशन, कंजम्पशन पैटर्न्स एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो वहाँ पे किस तरीके से ऑक्यूपेशनल चेंज जो हो रहा था, किस तरीके से व्यवसाय लोग अपना चेंज कर रहे थे, लोग पॉलिटिकली ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे थे, ये सारी चीज़ें समझने की कोशिश किए थे। ही डिमॉन्स्ट्रेट्स दैट द विलेज इकोनॉमी इज़ बिकमिंग मोर टाइड टू अर्बन नीड्स एंड मार्केट डिमांड। तो वो ये देख रहे थे कि दिल्ली में जो भी हमारी वहाँ की मार्केट डिमांड थी या वहाँ की क्या आवश्यकताएं थी, क्योंकि वो अब जैसे कोई बड़ी शहर होता है, तो बड़े शहर में तो हम ऐसा नहीं है कि खुद खेती करके और हम अनाज पैदा कर सकते हैं, तो जो आसपास के जो गांव होते हैं उसी पे डिपेंडेंट होते हैं। तो इसलिए जो वहाँ का गांव था वो इकोनॉमिकली जुड़ गया था दिल्ली सिटी से, और वो जो वहाँ का अर्बन नीड है, क्या वहाँ की ज़रूरत है, उसके हिसाब से या वहाँ के मार्केट की क्या डिमांड है, उसके हिसाब से वो लोग अपने आप को
बदल रहे थे व्यावसायिक रूप से। वेजिटेबल गार्डनिंग हैज़ बीन टेकन अप बाय अहिर्स, तो जो वहाँ के अहिर थे उनके द्वारा जो वेजिटेबल गार्डनिंग था यानी कि सब्जियों को उगाने का जो व्यापार था वो उनके द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया था, बट नॉट डेयरी आर पोल्ट्री फार्मिंग। तो जो डेयरी जो कि उनका ऑक्यूपेशनल था, पुश्तैनी एक व्यवसाय था डेयरी का या फिर पोल्ट्री का, वो उन्होंने छोड़ दिया था और अपना जो एक वेजिटेबल की सब्जियों को उगाने की तरफ उन का रुझान हो गया था। राव देन इंडिकेट्स दैट दिस कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड ऑक्यूपेशनल डाइवर्सिफिकेशन विलेजर्स डेली कम्यूटिंग टू अर्बन जॉब्स। तो ये चीज़ देखने को मिला कि किस तरीके से वहाँ के लोग जो हैं वो शहरों के हिसाब से अपने आप को बदल रहे हैं। अफेक्ट्स ट्रेडिशनल रोल्स एंड वैल्यूज, सिर्फ व्यवसाय ही नहीं बदल रहा है बल्कि उनके अपने किस तरीके से उनके जो ट्रेडिशनल रोल थे, जो एक ट्रेडिशनली वो किस तरीके से रहते थे करते थे वो भी बदल रहा था। वहाँ के क्या व्यवहार करने के तरीके थे, मूल्य क्या थे, वैल्यूज़ क्या थे, वो सारे के सारे उसको अफेक्ट कर रहे थे। द पॉटर नाउ आल्सो सेल्स फ्लावर पॉट टू फॉरेनर्स इन दिल्ली, तो जो वहाँ पे पॉट मेकर थे, जो कुम्हार बोलते हैं, जो लोग बर्तन को बनाते हैं, वो लोग भी जो फ्लावर पॉट्स होते हैं उनको बनाने लगे और फिर जो दिल्ली की मार्केट थी वहाँ पे फॉरेनर्स को बेचने लगे। जो वहाँ पे बार्बर्स थे, नाई जो लोग थे उन गाँव में, वो लोग जो सिटी में जाके और अपने सलून खोल लिए बार्बर्स ने। तो इस तरीके से उन्होंने देखा कि कैसे लोगों ने अपने ही व्यवसाय को कमर्शलाइज करके और उसका पैटर्न जो है उन्होंने चेंज कर लिया और उसके कारण से वहाँ का जो रहन सहन था, वहाँ का जो एक सोशल स्ट्रक्चर था वो भी काफ़ी कुछ चेंज हो रहा था, वहाँ का कल्चर धीरे धीरे चेंज होने लगा था। तो इसी बेस पे इन्होंने इस बुक का नाम इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कल्चरल चेंज रखा है। इट दे स्टिल प्रोवाइड सर्टेन ट्रेडिशनल जजमानी सर्विसेज टू हायर कास्ट, तो फिर भी वो लोग जो एक ट्रेडिशनल जजमानी सिस्टम था वो हायर कास्ट को प्रोवाइड करते थे। ओके, यहाँ पे अब हम लोग थोड़ा इनका इकोनॉमिक पॉलिटिकल वीकली में कुछ लेख हैं उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। जस्ट लेख का नाम ही पूछ देता है, इसलिए हम यहाँ पे इसी नाम को बस डिस्कस कर लेंगे कि किस किस नाम से इनका लेख आया हुआ है। तो पहला हम लोग देखें इकोनॉमिक चेंज एंड रैशनैलिटी इन अ फ्रेंच विलेज। ये फ्रेंच जो है ये इनका की टर्म है, ये आप लोग याद रखिएगा। एनालिटिकल फील्ड वर्क इन सोशियोलॉजी, ये 1962 में है। द जजमानी सिस्टम पे भी इनका लेख आया है 1961 में। ओके, नेक्स्ट पॉलिटिकल एलाइट एंड कास्ट एसोसिएशन अ रिपोर्ट ऑफ अ कास्ट कॉन्फ्रेंस, ये 1968 में इनका एक लेख आया था। अर्बनाइजेशन इन अ दिल्ली विलेज सम सोशल एस्पेक्ट्स, तो ये इनका एक लेख रहा है। कास्ट एंड द इंडियन आर्मी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये भी एक लेख इनका रहा है। ओके, नेक्स्ट लेख हम लोग देख लेते हैं। कल्चरल कंपोनेंट ऑफ ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, पॉलिटिकल एलाइट एंड कास्ट एसोसिएशन, कास्ट एज काज ऑफ सोशल टेंशन, तो कास्ट हमारा एक सोशल टेंशन का किस प्रकार से कारण बनता है इस पे भी इन्होंने लेख लिखा है। पॉलिटिकल एलाइट एंड कास्ट एसोसिएशन अ रिपोर्ट ऑफ अ कास्ट कॉन्फ्रेंस, 1968 में अगेन इनका एक आर्टिकल रहता है। सोशियोलॉजी इन 1980s, रॉन्ग फोकस, ये आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। थोड़ा डिफरेंट नेम है लेकिन हो सकता है ऐसा पूछ दिया जाए कि रॉन्ग फोकस नाम से किसका लिख रहा है, तो ये MSA राव के द्वारा 1979 में रहा है। टोबैको डेवलपमेंट एंड लेबर माइग्रेशन, प्लानिंग फॉर लेबर वेलफेयर एंड डेवलपमेंट, 1978 में इनका लेख आया था। आइडियोलॉजी एंड पावर, 1976 का इनका एक लेख है। तो दोस्तों ये MSA राव से जुड़े हुए कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए आई होप हेल्पफुल होंगे। और यदि आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, मेरे लेक्चर्स पसंद आते हैं, तो आप लोग लाइक किया करिए, कमेंट करके हमें ज़रूर बताया करिए, अपने दोस्तों में शेयर किया करिए। धन्यवाद।